वेलकम बैक नाज़रीन जनरल रिटायर अब्दुल क़यूम साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। जीअं त ब्रेक खां पहिरीं 9 मई जे वाक़िअत जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ जीअं त जनरल साहब एक्स सर्विसमैन सोसाइटी आहे जेकी आर्मी सां रिटायर अफसरनि सां मुश्तमिल हिकु सोसाइटी वेलफेयर हिकु सोसाइटी जे तौर ते आहे, उन्हनि जा रिसेंटली सदर भी मुंतखब थिया आहिनि, तो इन मामले पे थोड़ी गाल बोल करना। जन साहब आप अभी सदर भी मुंतखब हुए, एक तो हमारी तरफ से मुबारकबाद भी हो आपको, और दूसरा ये आपसे ज़रूर मालूम करना चाहेंगे कि साबिक आर्मी के जो अफसरान हैं या जो भी जवान हैं उनके मुश्तमिल ये आपकी ये तंजीम है, लेकिन एक तासुर आया है कि इस तंजीम ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान, जब आप तो अब आए लेकिन चिश्ती साहब जब भी थे तो उनकी स्टेटमेंट पॉलिटिकल थी, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। तो थोड़ी सी वजाहत कर दें, ये सियासी तंजीम है या वेलफेयर तंजीम है? देखिए इनके जो चीफ पैटर्न है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी हैं। उन एक्चुअली जो सदर थे वो अमजद शुएब जो थे वो इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करते रहे। बहुत पहले तहरीक इंसाफ को उठाते रहे और फिर जब वो न डाउन हो गए तो फिर आर्मी के ऊपर वो बातें करते। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है एक्स सर्विसमैन किसके, सिर्फ नहीं आर्मी के नहीं, नेवी, एयर फोर्स, सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, एफसीज, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, कोस्ट गार्ड और इवन जो सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस, उनके जो मसाइल है ना उनको हल करने के लिए ये नॉन पॉलिटिकल है। वेलफेयर से मतलब तो अभी के आर्मी चीफ ने एक डेस्क भी बना दिया है, पूरा पिंडी में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी है जिसमें वेलफेयर के काम हो रहे हैं। जी। तो ये गैरफाल नहीं हो जाएगी तंजीम? नहीं, जब ऑलरेडी सरकारी तौर पे मामला चल रहा है। देखिए आपने बताया कि आर्मी की तरफ से कि आर्मी का वेलफेयर ट्रस्ट भी है जी, लेकिन उस ट्रस्ट के नॉलेज में लाने के लिए एसोसिएशन बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। आपकी सोसाइटी आपने बनाई है, आप अगर वेलफेयर ट्रस्ट आर्मी के हेड हैं, एमडी हैं, तो मैं इनका एक्स सर्विसमैनों का हूँ तो मैं कहूँगा कि एमडी साहब काइंडली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ये चीज़ें भी हैं आप देख लें, आप अपने तौर पे इंक्वायरी करा लें, इन लोगों के पास ये नहीं है या उसकी टांग टूट ख़त्म है, उसने लेग लगवानी है, उसका कफ़ील कोई नहीं है फैमिली का, तो ये आप फैसिलिटेट करते हैं। और आपका ताल्लुक क्योंकि PMLN से है, जैसे आपने अमजद शुएब साहब का जिक्र किया कि उनका टिल्ट PTI की तरफ से था, तो ये जो आपकी एफिलेशन इसको नज़र मुतासर नहीं करेगी कि आपका ताल्लुक नून लीग से, आप पार्टी के इसके तंजीम के सदर हैं, तो महसूस नहीं होगा अवामी सतह पे, ये तासुर नहीं आएगा कि आप एज ए PMLN को इसमें सपोर्ट करवाएंगे अपने? देखिए क्यों कराएंगे, मसला ये होता है कि देखें आप एक टिल्ट का जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो टिल्ट में तो हर्ज कोई नहीं है कि आप लेट से अमजद शुएब साहब की टिल्ट एक तरफ थी, लेकिन वो भी एक अगर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो तो उसकी टिल्ट भी दोनों एक तरफ नहीं होनी चाहिए, उसको हक की बातें करनी चाहिए। कुछ लोग तो ये करते रहे कि सिर्फ एक पार्टी को उठाने के लिए और दूसरों को गंदा, बल्कि बहुत ऐसी ऐसी बातें जो हुई ही नहीं है, डिफेम, और फिर आर्मी के ऊपर भी अटैक शुरू हो गए कि जी ये तो अभी हमें पहले कहते रहे ये चोर हैं, डाकू हैं, अभी हमें ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं, मतलब टोटल ऑफ दैट इज़ वाई फिर क्या हुआ कि पैस का लीडर अरेस्ट हो गया, दफ्तर सील हो गया, फंड्स ख़त्म हो गए, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल नाटका, अभी भी उनका ताल्लुक वास्ता इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जब तक रिवाइव ना हो कि ये क्या है। अलावा भी सियासी स्टेटमेंट चिश्ती साहब ने, इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ के किरदार पे भी तनकीदें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। उनका जो है ना वो एक्चुअली मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की है इस प्लेटफॉर्म से, अदरवाइज वो एक 97 ईयर उनकी एज है, पाकिस्तान बनने से पहले वो तकरीबन फौज में आ गए थे। आप ये देखें अभी वो 97th ईयर के अंदर हैं। अल्लाह ताला उनको बेहतर करे, अभी उनका पेस मेकर। अच्छा जनरल साहब एक चीज़ और भी ज़रूर पूछूँगा, आप और मैं आज अगर बतौर मीडिया हम बात करते हैं तो अदारों पे शायद आज से 10-20 साल पहले हम बात करते हुए, नाम लेते हुए उनको गाते थे, इसको हम आज़ादी कहें कि या अदारों की साख इतनी मुतासर कर दी गई है कि हर बंदा बोल लेता है, अदारों का नाम ले लेता है, उसको शामिल कर देता है कि इसमें यह मुलव्वस है? जी देखें ये एक अनफॉर्चुनेट स्टेट है, बाकी मुल्कों में ऐसे नहीं होता। आप देखें यूरोप, अमेरिका, जिद दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि वो आप उस वक़्त मलून करना शुरू कर दें उनको।
यहाँ एक रिवाज ये बना। फॉल्ट कब से शुरू हुआ है आपके ख्याल में? किसका? ये नाम लेना और इस तरह खुलेआम उसको मुलवस करवाना, स्टेटमेंट्स देना, पहले तो नहीं था इस तरह। जी जी, ये जब से पिछली हुकूमत आई थी तो आके तो उन्होंने पहले तो बल्ले बल्ले की कि जी ये तो मतलब है फौजी तो बिल्कुल हम एक पेज पे हैं, हमारे साथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर कहा कि उन्होंने कहा फिर आप तो खुद अख्तियार नहीं है, आपके खुद मुख्तार नहीं है। उनका नहीं, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मैं खुद फैसले करता हूँ। मैं अब जब उतरे तो उन्होंने कहा जी मेरे तो कोई फैसला नहीं। आप कहते हैं सियासी पार्टियों के रहनुमाओं का बड़ा किरदार है। एक तो सियासी रहनुमाओं का किरदार है नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहता हूँ कि हमारे अदारों का अपना भी कसूर शामिल है इसमें। जब हम मार्शल लॉ में इन्वॉल्व होते रहे तो जब आप हुकूमत के अंदर आ जाएंगे और हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाएंगे तो फिर लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, उनका फिर राइट बनता है ना। ज़िया-उल हक साहब आ गए, परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, जब कोई आप इंटरनल एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी लोगों की फलाह तो उसके ऊपर फिर वो तो बतौर अस्करी क़यादत स्टेट में मजबूरी में आना पड़ा ना उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक। तो जी देखिए वो कहते हैं मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन ये मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर ही चलना ज़रूरी है। उनका जैसे सियासी पार्टियों का भी इसमें किरदार है, उसका बड़ा फॉल्ट है, तो आपके ख्याल में सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के उन रहनुमाओं को सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने अस्करी क़यादत को बदनाम किया? देखिए ये ऐसे जनरलाइज बात के ऊपर तो सजाएं नहीं हो सकती, ये तो 75 साल की स्टोरी है ना। तहरीक इंसाफ के सरबराह की बात करें, गुजरांवाला के नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट की बात करें, जरदारी साहब की ईंट से ईंट बजाने की बात करें, तो इन रहनुमाओं के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दी है। देखिए मैं ये कहता हूँ कोई भी अगर गलत बात करते हैं, अब मैं पहले नवाज शरीफ साहब की बात करता हूँ। मैं लाहौर में मैं मौजूद था जब वो एड्रेस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हमारे साथ हुआ ज़्यादती हुई है, बाजवा साहब और उन्होंने कहा फैज़ मजीद साहब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा किसी तरीके से कि भी आप लोग बगावत कर दें मुल्क के अंदर, आप लोग ये कर दें, आप उठ खड़े हों, आप ये करें, ये फलाना करप्ट है, फलाना ठिकाना, वो बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। हमारा काम आज जमातों का जो अभी भी फौज का ये स्टांस है कि जी हम किसी को गिराने या बढ़ाने के अंदर नहीं है, हमने जो गलतियां की हैं वो की हैं, अभी हम नहीं करना चाहते। ये तो बाजवा साहब ने खुद भी कहा है। आपके ख्याल में जो आमरीत का दौर, क्योंकि उसको हम आमरीत का दौर कहेंगे, लेकिन आप सरबराह के से अच्छा चलाया, तो आमरीत के दौर में स्टील मिल अच्छी चली, सियासी दौरों में ये सियासी निशाना बनी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अमरीत के दौर में अच्छी ये चली, चूँकि मैं इसका क्रेडिट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम को भी दूंगा। उधर गया 8-10 अरब के वो नुकसान में थे। अब मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि सर उधर एक तो ये MQM का रोल है, सियासी भर्तियाँ भी हैं, बाकी पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का भी रोल होगा, और अगर वो भर्तियाँ मुझे कहेंगी तो मैंने करना नहीं है तो आपको गिले आएंगे, क्योंकि मैंने रिज़ाइन कर देना, मैंने गलत काम नहीं करना। उन्होंने कहा आई एम ऑन बोर्ड, यू गो एंड यू डू इट। वो उन्होंने बाद में भी कहा कि मैंने आंखों में आंखें डाल के कहा कि आप कर लोगे, तो उसने कहा कर लोगे, मैं आपको अभी सुनाऊंगा उसका। तो मैं उधर चला गया, अल्लाह का करम है, फिर हम टीम अच्छी। देखिए एक राह बार ठीक हो, एक जो टीम आप चुने वो आप पॉलिटिकल कंसिडरेशन के ऊपर किसी को आवारी को ना बिठाएं, बंदा सोच के लगाएं और फिर उसको फ्री हैंड दें, और फिर अंदर से पॉलिटिसाइज ना करें इन अदारों को। तो दैट इज़ द रीज़न कि उस दौर में 18 बिलियन का प्रॉफिट हमने कराया 3 सालों में। तो जब वो फिर ये 22 अरब तो मैंने काउंट किया ना कि अंदर पड़ा हुआ था, तो बोली लगी 21 अरब 68 करोड़। तो 1 2 3 हुआ तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं जाते ही जाके ख़त लिखा प्रेसिडेंट को, मैंने कहा मैं ये डाका है और ये चोरी है, प्राइवेटाइज करने में हर्ज कोई नहीं है, हमें कर देना चाहिए, लेकिन शेयर फ्लोट करें और ग्रेजुअली वर्कर्स को दे दें, किसी को दे दें, इसको रजिस्टर कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और वो उसको करते हैं। ये मेरा लेटर भी अभी भी मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मंगाया और प्रेसिडेंट के पास भी होगा। शरफ साहब ने आपको मतलब इख्तियारात तो दिए थे, फिर इतने मजबूर हो गए थे? जी मजबूर, जब उन्होंने मुझे रिंग किया कि तुमने मुझे खत लिखा है, आईज ओनली करके मैं लिखा। फिर उनके पीछे ना प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज और बड़े बड़े के सर ये कबाब में हड्डी है, ये चेयरमैन हमारी कोई बात नहीं मानता, इससे जान छुड़ाएं तो पता नहीं क्या ठीक हो जाएगा। ये वो खुद मुझे एक प्लाट अलाट हुआ वहाँ, उनका बैलेट के अंदर चीफ मिनिस्टर ने कराया, मिनिस्टर ने किया, अपने इंडस्ट्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने लिख के वापस किया। मैंने कहा नो, चेयरमैन को नहीं मिलना चाहिए, आप ये मजदूरों को दें। इतलात इलेक्शन तैयारी सब कुछ हो रही है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपके नॉलेज में है इस चीज़ की कोई इतला? या देखिए मतलब है कि
आई एम श्योर कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अच्छा। ही हैज़ टू कम, अगर पार्टी को लीड करके हमें आगे लेना है। इलेक्शन वक्त पे होंगे? मेरा ख्याल में होने चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ, देखिए मैं लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, मैं कोई डिसीजन मेकर तो होता तो मैं फिर आपको बताता, इधर उधर की बात करता। मैं तो कहता हूँ आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर। क्या स्टैंड है, वक्त पे हो इलेक्शन? नहीं, नून लीग का ये स्टैंड था कि 90 दिन के अंदर वक्त के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। वक्त के ऊपर एक पार्टी ये ख़त्म हो रही है 12-14 अगस्त को, उससे पहले ये ख़त्म करेंगे और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, जो पार्टी जीत जाए। देखिए ये दायमी हुकूमतें नहीं होती। वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं, मरियम को, शहबाज को, नवाज? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो बेस्ट लोग हैं उनमें से चुन के जो पार्टी बने, वो खुदा के लिए ये सोचे कि कौन सा बंदा है जो मुल्क को आगे लेके जाए। इसको हम ये ना देखें कि हमारा वो कौन है, एहलियत के बुनियाद के ऊपर अच्छे बंदे लगाए जाएं तो वो करेंगे। अभी शहबाज शरीफ साहब अपने तौर पे पूरा जोर लगा के एवरी डे रनिंग, मॉर्निंग से इवनिंग, आप देखेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने जो 1.5 साल काम किया बिल्कुल बेहतरीन किया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के जो टेन्योर है, हुकूमत ने डिजर्व कर लिया, अवाम में अपनी जगह बना ली है इस 1.5 साल में। देखिए इट विल टेक टाइम। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिज़ास्टर था ना इन्फ्लेशन का, और ये जो डाउन हो गया सारा सिलसिला इनके जाने के बाद, और फिर उधर से वो नैरेटिव लोगों ने किया कि जी अमेरिका ने करा दिया है, और फिर बाद में उनकी गालियाँ दी, फिर कहा दी फौज ने करा दिया, फिर महंगाई तो कम नहीं हुई। नहीं, महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ अगर तहरीक इंसाफ का सरबराह होता तो भी ये महंगाई होती। नो, इससे नहीं, फिर तो तबाही होती, फिर तो डिफॉल्ट हो जाता, फिर तो उनको तो जो कुछ उन्होंने किया उसको इन्होंने संभाला के। तहरीक इंसाफ भी लेती है IMF से कर्जा। जी नून लीग ने लिया तो तहरीक इंसाफ भी लेती, डिफॉल्ट से नून लीग भी IMF से बचा लिया, वो बचा लेती। देखिए तहरीक इंसाफ, जी मैं आपको बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने IMF में गए और फिर वायलेट कर दिया। वायलेट तो तहरीक एतमाद के डर की वजह से किया ना, जिसके आप अगर एतमाद के डर की वजह से मुल्क को दांव पे लगा दें तो फिर आप डिफॉल्ट की तरफ तो जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल हालात होते तो ये से तो ना होते, या ऐसे ही होते ना, डिफॉल्ट हो जाता। क्योंकि देखिए इमरान खान साहब में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियां डाली होंगी, बहुत एक एज ए इंसान अल्लाह की जानता है, खुद नहीं जाता, लेकिन गवर्नेंस उनका कप ऑफ टी नहीं है ना। नून लीग ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर दिए थे कि डिफॉल्ट की तरफ चला गया, लेकिन ये डिफॉल्ट में जाना नहीं था। तो पहले तो हर रोज वो कहते थे, हर रोज कहते थे डिफॉल्ट होने वाला है, श्रीलंका बन जाएगा, बगने बजा रहे थे। अभी द मोमेंट IMF का हुआ है तो बस नीचे कोई अच्छी खबर पाकिस्तान की आती है तो उनका मोराल डाउन हो जाता है। मैं PPP की मिलिट्री सेक्रेटरी था, तो बीबी भी अल्लाह ने बख्शे वो कहती थी कि ये देखें वक्त से पहले बहुत पैसे का ज़िया हो गया है, तो ये अननेसेसरी पैसा खर्च हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसको 2 लेन्स कर दें, 3 लेन्स की बजाय 6 की बजाय 4 कर दें। तो गुस्से में भी थी कि ये बड़ा गलत हुआ है, अभी हम कमिट हो गए हैं 27 अरब रुपया, अभी 25 अरब पता नहीं कितना लगना है। तो मैंने उनको, मैडम को कहा कि देखें अभी आप इसको अगर 4 लेन करेंगी, इसकी पुलियाँ बन गई हैं और ये पूरे पंजाब में है, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक। पंजाब ही आपका वोट बैंक है, आपके फादर को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो ये वो तो कहते हैं तो आप मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट बना के बताओ। मैंने पूरी रिपोर्ट बना के बताई कि आप इसको अभी चेंज ना करें, इसको बल्कि बनाएं। और मैंने बखुदा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके तो नीचे मैंने लिखा कि मैडम इफ़ आई वर यू एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो मैं इसको मुकम्मल करता और लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाता और कहता तुम इसका इफ्तिताह करो चूँकि तुम्हारा ये बेबी है, इसमें आपकी अजमत में इजाफा होता। तो नीचे मैडम ने लिखा, वो बड़ी फ्रैंक होती थी, कहती है कम ऑन जनरल साहब, आई एम नॉट दैट ग्रेट। तो मैं बड़ा एंजॉय करता था, वो बड़ी मुखलिस थी, स्ट्रेट बात करती थी और बड़ी कदर करती थी, और एंड तक मैं उनके साथ रहा। फिर मैं लिख के दे के आया मैं कि मैं फौजी करना है, उस पर बड़ी नाराज़ हुई। लेकिन उसके बाद बीबी की नज़रों में मेरी वकार और मेरा इमेज और बढ़ा। जब अभी आई थी तो उन्होंने कहा ब्लैंक चेक है, आप जो चाहेंगे जिधर आप गए। तो मैंने कहा मैडम मैं अभी स्टील मिल से आया हूँ, 2 साल नहीं हुए, तो मैं अभी साफ़त कर रहा हूँ, अपने कालम निगारी कर रहा था। ये सारी किताबें आप देखते हैं ना पीछे, ये मेरी फ़िक्र ख्याल, ये सारी लिखी हुई किताबें जो हैं, फ़िक्र ख्याल 1, 2, ये वो। एक बुक तो मैं आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसके ऊपर मजीद नज़ामी साहब और डॉक्टर इक्यू खान साहब का जो है वो दिबाचा है। अच्छा। ये मैंने उस वक्त फिर कालम लिखता रहा। और अभी रिसेंट जो बुक है वो भी एक आई है, ये देखे ना, ये इंग्लिश में है, लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। अच्छा।
तो मैं ये भी करता रहा। तो इसलिए फिर जब 2 साल ख़त्म हुए तो फिर इवन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मुझे बुलाया। अच्छा। कि जी आप इधर 1 दफ़ा 2 दफ़ा, बस फिर मैं, चूँकि हमारा इलाका चकवाल का है, मुस्लिम लीग का है और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भी ये ख्याल था कि हमारी पार्टी यही है, हमारी एक आइडियालॉजी भी है, ये पार्टी जो है ये पाकिस्तानियत और इस्लामियत और इन चीज़ों के ऊपर और कायद-ए-आज़म के उसके ऊपर चलना चाहती है। तो फिर मैं इसके अंदर आ गया। पार्टी में कोई पार्टी तो नहीं चेंज करेंगे ना आप? देखिए नहीं, पार्टी तो मतलब है चेंज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा। लेकिन यह है कि कई लोगों को अगर तो सिर्फ अपनी सीटों के लिए पार्टियां बदलते रहें तो ये तो गलत बात है। लेकिन जो अभी आप देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त कांग्रेस में थे, तो जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं मुस्लिम लीग में, तो वो आए थे। बट आई थिंक ये रिवाज पार्टियां बदलने वाला अच्छा नहीं है, आप कहीं के नहीं रहते। वो कहते हैं पेवस्तरा शजर से उम्मीदें बाहर रख। बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने मेहरान टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जनरल अब्दुल क़यूम साहब सां अॼु जे प्रोग्राम में ख़सूसी तौर ते गुफ्तगू हुई। सागत पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर हुसैन खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए रास्ते